जो समझने की बात है वो ये है कि महंगाई होती नहीं है, महंगाई की जाती है, और इन्होंने तमाम वो इकदाम लिए हैं जिससे महंगाई होनी थी। शहबाज शरीफ साहब चीन के दौरे पर थे और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तो करप्शन जो है मेरे दौर में बिल्कुल नहीं हुई है। इनके पास वोट नहीं रहे, लोग नून लीग से हट गए हैं पंजाब में, खास तौर पे लाहौर से। तो इन्होंने हर करतब हर चीज कोशिश की है कि किसी तरह लोगों को बरगला ले। ये बैसाखी की ही पैदावार थे, अब फिर वो लटक गए बैसाखी के साथ। ये बराए नाम था सारा नारा, वोट को इज्जत दो और ये चीज। वोट तो रहा कोई नहीं, अब इज्जत किसको दे। अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहूँगी। आज के मेरे मेहमान हैं दानियाल अजीज़ साहब, सीनियर सियासतदान हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं और पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट के ऊपर बड़ा काम किया है और रिफॉर्म्स के हवाले से बड़े उनका नाम है, बड़े पहचान रखते हैं। दानियाल अजीज़ साहब की जानिब जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरा चैनल दी न्यूट्रल विद आलिया शबीर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो हम शख्सियात के मैं इंटरव्यूज़ करती हूँ वो फौरी तौर पर आप देख सकें। दानियाल अजीज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने मुझे वक्त दिया है। सबसे पहले तो जाहिर है कि आप भी अवामी नुमाइंदे हैं और हर जगह सैलाब है। आप क्या देख रहे हैं कि सैलाब से जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ पर जो पंजाब में रिलीफ का काम हो रहा है, आप इससे मुतमईन हैं? जी बिल्कुल, मैं मुतमिन नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि हमारी हुकूमतों के पास फेडरल और प्रोविंशियल कम से कम जो है 2 हफ्ते का वक्फा था। अगर माजी का फर्ज करें इनको कोई भी सबक ना मिला होता तो 2 हफ्ते का वक्फा था कि ये तैयारी कर सकते हैं। तो 2 हफ्तों में ये बहुत अच्छी तैयारी कर सकते थे। उसमें तैयारी से मेरा क्या मुराद है, जो जहां पर फ्लड आता है वहां कोई पहली दफा नहीं आ रहा है। और वो जो लोकल महकमे है और प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि सेंसिटिव पॉइंट्स क्या हैं, चौक पॉइंट्स क्या है, शगाफ पड़ने के खतरे कहाँ है। क्योंकि ये साल साल फ्लड आता रहा है पाकिस्तान में और पंजाब में जगह जगह। तो बजाय इन्होंने, जब इंडिया ने इनको 3 दिन की मोहलत दी, पहले बताते रहे कि जी पानी हमारे बस से बाहर हो रहा है, हम छोड़ रहे हैं, तो वो 3 दिन के लिए तैयारी कर सकते हैं। उससे पहले 10 दिन जब बारिशें शुरू हुई हैं, मुख्तलिफ पुल गिर रहे थे और किस्म की निशानियां आ रही थी, मेट ऑफिस बता रहा था बार बार कि सूरत हाल जो है वो किस तरफ जा रही है। लेकिन इसके बावजूद हमने क्या देखा कि बिल्कुल सुस्त रवि का शिकार रहे। उन्होंने परवाह ही नहीं की, जैसे कि कुछ हो रहा ही नहीं है। और नहीं फिर फाइनली जब वो तो आफत आन उसमें गिरी। तो जो सीएम पंजाब थी वो तो बैरून मुल्क दौरे पर थी और उसके बाद भी जब वो वापस आई, जब सैलाब स्टार्ट भी हो चुका था तो वो मरी प्लान बन रहा था। तो कोई इकदामात, और लोकल बॉडीज तो है नहीं कि जो काम करते, सीएम के ऑर्डर के बगैर तो कुछ होता नहीं है। बिल्कुल, जब आप ज़्यादा पर्सनलाइज़्ड गवर्नेंस करेंगे, तो फिर इसी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा कि आप जब नहीं होंगे तो वहाँ वैक्यूम होगा, किसी को इंचार्ज ना कोई समझेगा, ना कोई बनेगा। और जो चीफ सेक्रेटरी साहब थे, वो भी गालिबन साथ थे इनके टूर पे, तो कोई इंतज़ामिया साइड पर भी लीडरशिप मौजूद नहीं थी। तो ये जमा होते-होते आपको ये रिएक्शन नज़र आया कि लोग जो है वो महसूस कर रहे हैं कि हमें बेयार और मददगार छोड़ दिया गया है। हालाँकि माज़ी में जब फ्लड्स आते रहे हैं, हमने देखा है मेरे इलाके में रावी एंटर होता है, बारिशा एंटर होता है, 4 बरसाती नाले हैं जो हमेशा जब भी फ्लड आता है पाकिस्तान में तो वो अपनी तबाही करते हैं। तो ये जो रिवर फाइटिंग फंड होता है, इसमें स्टॉक किया होता है इन्होंने पत्थर भी, इनके पास मुख्तलिफ किस्म की चूड़ियाँ, बुलडोज़र, व्हीकल्स और ये रेत वाली बोरियाँ जो है, सिविल डिफेंस होती है। उसके अलावा इनके पास एक ठेकेदारों की पूरी बैटरी होती है। ये गवर्नमेंट ऑफिसर से भी कोई अगर सेकॉन्डमेंट करना चाहें तो वो कर सकते हैं, फोर्सेस रीडिप्लॉय भी कर सकते हैं। तो इनके पास मुख्तलिफ किस्म के जो मुकामी सतह पर जो निजी लोगों के कारोबार हैं, उनके ऊपर भी इख्तियार है कि उनको जो है वो इस्तेमाल में ला सकते हैं। लेकिन वो तब के जब ये हरकत में आते, ये तो हरकत में ही नहीं आए और लोग चीखते चिल्लाते रह गए। और वो जो जहाँ-जहाँ शगाफ पड़े, वादियों के वादियाँ चले गईं, तो इन्होंने किया भी कुछ नहीं। सो राइट। इस तो वक़्त अब जबकि अब सैलाब आ चुका है, अब जो नुकसान होना था वो हो चुका है। अब उसके बाद पोस्ट रिलीफ काम जो हो रहे हैं उसके ऊपर भी लोग नाखुश दिखाई देते हैं। सीएम साहिबा मरियम साहिबा जाती हैं और वो ये कहते हैं कि ये सिर्फ फोटो शूट है, फोटो सेशन है। इवन के बहुत से लोग ये कंप्लेन करते हैं कि जब आया जाता है, वो सामान आता है, फोटो शूट के बाद वो सामान भी गायब हो जाता है। जी, यकीनन ये हमारे महकमों की पुरानी रीत है। और ये अगर इनके ऊपर सही तरह से ऑर्गेनाइजेशन ना हुई हो, तो फिर यकीनन ऐसा ही होता है। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अभी जो हमारे पास 2022 के फ्लड्स आए थे, उसमें पाकिस्तान ने बहुत बड़े तजुर्बात किए हैं। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, वो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रही है और ये उसकी शुरू के दिन है,
जब ये पाकिस्तान में फ्लड आया, और पाकिस्तान जाके पेरिस में उन्होंने हमारे वजीर आजम को भी नॉमिनेट किया कि उन्होंने इनॉग्रेट किया, उसको पाकिस्तान ने लीड ली। और उसमें जो है यूएन ओचा जो एक दफ्तर है ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स का, वो उसके तहत एक पूरा प्रोसेस इन्होंने आउटलाइन किया हुआ है जिसमें एसओपीज बने हुए हैं। पाकिस्तान में 2022 की वजह से लोग ट्रेंड बैठे हुए हैं, और इनका एक इंटरनेशनल प्रोसेस होता है, उसको MIRA कहते हैं, मायरा। तो वो है मिनिमम मिनिमम इनिशियल असेसमेंट, रैपिड असेसमेंट, मिनिमल इनिशियल रैपिड असेसमेंट। तो ये जाके फिल फॉर जो जरूरत है जिस इलाके को बहाल करने के लिए, उसकी असेसमेंट करते हैं, और वो दुनिया में उसका बकायदा एक तरीकाकार है, उसकी मेजरमेंट का तरीकाकार है, उसका तखमीना लगाने का तरीकाकार है, वो सारा में ये ट्रेंड है। तो अभी पाकिस्तान में जो 2022 को फ्लड्स आए थे, उसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी ने को $11 अरब कमिट किए थे, 16 अरब इन टोटल, कुछ जो था तेल में था, कुछ और चीजों में, लेकिन $11 अरब जो के ऑन ग्राउंड इस्तेमाल होना था। तो उसमें से जो अभी किसने हमें बताया, मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर है, उस वक्त भी नून लीग की गवर्नमेंट थी, पीडीएम की गवर्नमेंट थी, और अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर है नून लीग के, वो हमें बताते हैं कि वो फंड्स हमें इसलिए नहीं मिले क्योंकि गवर्नमेंट पाकिस्तान जो है इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट्स ही नहीं बना सकी। यानी कहने का मकसद ये, दूसरे अल्फाजों में, दो भर के नहीं जोड़ सके कि $7-8 अरब जो है इन्होंने गवा दिया, जो एक्सेस नहीं हुआ। अच्छा, वो फंड्स हमें बताया जा रहा है, मुख्तलिफ फाइनेंस मिनिस्टर ने ही बताया कि वो अभी तक मौजूद है एशियन डेवलपमेंट बैंक में, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक में, वर्ल्ड बैंक में, ये जो आपका इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है उसमें, फिर आपके मुख्तलिफ एड एजेंसीज हैं जिनके यूरोपियन यूनियन की हैं और हैं, जिनमें सैकड़ों मिलियन डॉलर पड़े हुए हैं। तो ये कम से कम अब के जो फ्लड है उनसे दरखास्त दें, उनको रीडायरेक्ट करें, उस फंड्स को एक्सेस करने का सिलसिला बनाएं और उस चीज को चलाए ताकि फिर 4 लोगों की मदद कर सकें। देखें, जो अभी फसलों की तबाही हुई है, अगर ये लोग वापस अपने इनकम साइकिल में ना डले, जो कि नवंबर में बिजाई का महीना है पंजाब में इसका गंदम का, तो उस वो अगर फसल रह गई इनकी, क्योंकि सारे पैसे तो इन्होंने ये चावल की बिजाई पे लगाए हुए थे और उसकी कटाई के दिन आने थे अगले महीने, तो वो तो कटाई अब नहीं होनी क्योंकि वो तो गल सड़ गई है सारी। तो अभी उनको सारा उन्होंने उधार लिया हुआ है सब कुछ, तो अभी उनको फौरन मदद चाहिए। तो ये जो MIRA है, ये इनको फॉरेन असेसमेंट करनी चाहिए, इसमें अप्रोच करना चाहिए, यहाँ पर एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस बुलाएं और लोगों को अपडेट करें बकायदा। इनको जो है ना मीडिया सेल बनाना चाहिए जहां पर हर रोज शाम को उस दिन की प्रोग्रेस बताएं, किधर क्या हुआ है, कॉल इन वो लें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग सवाल पूछ सकें। ये जो चीफ मिनिस्टर साहब है, इनको आके खिताब करना चाहिए अपने प्रोविंस के साथ, उनको बताएं कि कहाँ कहाँ क्या क्या मुश्किलात है, किस तरह से वो मैनेज हो रहा है, लोगों को आगाही हो, उनको समझ आए कि हम कब तक ये इंतजार करें, हमें कोई ना कोई चीज पहुंचेगी। और ये जो मीडिया को मौका दिया जाए उनको क्रॉस क्वेश्चन करने का कि जी ऐसा नहीं है, जमीन पे ये है या वो है। राइट। तो आप क्या समझते हैं कि अभी जो आफ्टर ये फ्लड है, महंगाई में कितना इजाफा होने जा रहा है? अभी तो जाहिर है हो चुका भी है, और आगे महंगाई में कितना इजाफा हो सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जी समझने की, मैं दिसंबर से लगा हुआ हूं कि महंगाई का रेला आ रहा है, महंगाई का रेला आ रहा है। पाकिस्तान में जब आप मॉनेटरी पॉलिसी चेंज करते हैं जैसे कि पाकिस्तान में हुई है, तो उसका जो बाजार की सतह पर असरात नमूदार होते हैं वो 12 माह के बाद होते हैं। वो मैं नहीं कह रहा, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में वाजे लिखा हुआ है। तो आप ये समझ लें कि सितंबर में अगर इन्होंने ADR, जिसको एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो है, उसको 50% को उन्होंने प्रेशर डालना शुरू किया कि अगर आपकी 50% एडवांस टू डिपॉजिट रेशो दिसंबर की 31 तारीख तक नहीं होता, तो जो बकाया अमाउंट है यानी 50% से जो कम है, उसके ऊपर हम 15% टैक्स लगाएंगे, यानी एक समझ लें फाइन की शक्ल बन जाएगी वो। तो बैंकों ने फिर आनन फानन ये पैसा फेंका है ट्रिलियंस में मार्केट में, मुख्तलिफ लोगों को कर्जा जात देके। तो जब आपकी ग्रोथ नहीं हुई इस साल, यानी 2.6% ये बता रहे हैं, जो कि दर हकीकत 2 या 2 से कम होगी, आप देख लेना, अभी सितंबर में ये रिवाइज करेंगे इसी महीने में। तो आप इतना बड़ा पैसा फेंके बाजार में, तो फिर प्राइस राइज तो होनी है, और वो होनी शुरू होगी। अभी फाइनेंस डिवीजन ने और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान दोनों ने कहा कि इस अगस्त की महंगाई जो है ये तकरीबन 5 के रेंज में होगी, और आके फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने बता दिया कि जी वो तो पिछले में जुलाई से भी कम हो गई है, यानी 3 पॉइंट समथिंग निकली है। यानी इस कदर ये फिगर्स की जो ना हौज पौज और मैनिपुलेशन करते हैं कि एक मजाक अपना भी बना लेते हैं। यानी ये हो सकता है कि एक ही दिन में या 2 दिन के वक्फे में सब मुतजाद स्टेटमेंटें दे रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? या तो इनको पता ही नहीं है। वो सिर्फ इसलिए ताकि ये कह सकें कि जी देखें
ये जो महंगाई है, ये जो सितंबर में दानियाल साहब बता रहे हैं, वो एक्चुअली नहीं बढ़ी थी, एक्चुअली ये फ्लड्स की वजह से बढ़ी है। ये फ्लड्स के अलावा भी बढ़ रही थी। जो फ्लड्स का आया असर वो इजाफी होना है। आप ये समझने की कोशिश करें मैं क्या कह रहा हूँ। क्योंकि महंगाई जो है, जो समझने की बात है वो ये है कि महंगाई होती नहीं है, महंगाई की जाती है। और इन्होंने तमाम वो इकदाम लिए हैं जिससे महंगाई होनी थी, वो वैसे भी होनी थी। आप मुझे दिसंबर में 2024 में ख्वाब आना था कि अगस्त में सितंबर में फ्लड आना है। तो क्यों मैं उस वक्त कह रहा था, वो सारा पाकिस्तान की इकोनॉमिक हिस्ट्री आप देखें तो एज एन इकोनॉमिस्ट हम ट्रेंड है ये ट्रेंड्स देखने के लिए सारा कुछ। तो आम लोगों तक ये इनको उनको रसाई नहीं है इस नॉलेज की। तो वो मतलब समझते हैं कि शायद डीसी साहब ने कोई छापे कम मारे या पता नहीं क्या हो गया कि जी जखीरा अंदोजी और मुनाफाखोरी की वजह से महंगाई होती है। ऐसे नहीं है, महंगाई ये खुद करते हैं, स्टेट बैंक के लेवल पे करते हैं। इसीलिए स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है कि वो महंगाई कंट्रोल करे। उसके पास स्टेट बैंक के पास कोई डिप्टी कमिश्नर या तहसीलदार नहीं है जो जाके छापे मारे बाजार में। तो वो कैसे कंट्रोल करते हैं फिर? वो अपनी पॉलिसी के जरिए कंट्रोल करते हैं। अच्छा, वो ज़ाहिर है वो शरह नमो के ज़रिए जो है वो उसको कंट्रोल किया जाता है। अच्छा, दूसरी तरफ मैं ज़ाहिर है कि टाइम कम है तो मैं चाहती हूँ कि कुछ पॉलिटिकल पॉइंट भी आपके साथ डिस्कस कर लूँ। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब चीन के दौरे पर थे और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तो करप्शन जो है मेरे दौर में बिल्कुल नहीं हुई है। आप क्या समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब का दौरे हुकूमत जो है वो बहुत अच्छा रहा है, करप्ट नहीं था? शहबाज शरीफ बहुत अच्छे वजीर आजम और उनकी गवर्नेंस बहुत अच्छी रही है? बिल्कुल भी नहीं जी, ये सरासर गलत बात कर रहे हैं। तमाम जो करप्शन थी वो वहीं की वहीं है, बल्कि बढ़ी होगी। आप देख लें कि बिजली चोरी क्या कम हुई है। आप इन्होंने जब टेक ओवर किया उस वक्त 380 अरब था चोरी, और वो 590 बिलियन तक गई। अब वो उसको छुपा रहे हैं, नेपरा इनके फिगर नहीं में। एक तो ये बड़ा काम पकड़ लिया उन्होंने फिगर का हेर फेर करने का। नेपरा ने कहा है, दानियाल अजीज ने नहीं, कि हम जो ये कह रहे हैं कि हमने चोरी कम कर ली, ये फिगर ही गलत है सारे, ऑन रिकॉर्ड है। ये नहीं है कि कोई छुप के कह रहे हैं। तो चीजें छुपाने से तो नहीं ठीक हो जाती ना। तो आप मुझे बताएं कि ये करप्शन नहीं है जो 600 अरब कम है करप्शन इनके लिए, ये इसको नहीं मानते करप्शन? फिर आप देख लें टैक्स चोरी में ये खुद बताते हैं कि जो हमारा असल टैक्स पोटेंशियल है वो कहाँ को जा सकता है। तो इन्होंने ताजर दोस्त ऐप का बड़ा वावेला मचाया, फिर जी हम रियल एस्टेट से भी टैक्स लेंगे, फिर हम एग्रीकल्चर से भी टैक्स लेंगे। उसका क्या बना? सिर्फ सैलरी क्लास की जो है ना चमड़ी उधेड़ दी इन्होंने। तो वो क्या करप्शन नहीं है जो टैक्स डिपार्टमेंट्स कर रहे हैं? वो किधर जाएगा? जो जो ये कह रहे हैं कि, सुन ले एक मिनट के लिए बात, वो ये कह रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि अगर टैक्स सही कलेक्ट हो, ये लीकेजेस ना हो, तो फिर हम शायद 16% ऑफ टैक्स टू जीडीपी रेशो हमारा होगा। अभी है 10%। तो इसका मतलब है 6% ऑफ जीडीपी, जो कि सैकड़ों अरब रुपया बनता है, वो तो लीकेजेस हो रही है। लीकेजेस क्या है? चोरी है। तो वो जो वो करप्शन नहीं ना, वो कम है रकम इनके लिए। सो कहने का मकसद ये है कि ये ऐसी हवाई बातें हैं इनकी। अगर इनका कोई मिनिस्टर को हाथकड़ियां नहीं लगी, वो एक अलग बात है। वो भी तब टाइम आएगा जब सेम पेज नहीं होगा और ये हुकूमत बदलेगी, फिर हम देखेंगे कि क्या क्या निकलता है। अच्छा, राइट। आपने सेम पेज की बात की है तो चले मैं इसी के ऊपर आ जाती हूँ कि मरी प्लान भी बना है। तो मरी प्लान में तो इस सिस्टम ने मुतालबा किया है कि हमें प्रोलॉन्ग किया जाए, हमें कोई गारंटी दी जाए। तो आपको लगता है कि ये सिस्टम जो है शहबाज शरीफ बेहतरीन किस्म का वजीर आजम है और उनका मुतबादिल जो है वो मिल ही नहीं सकता? तो अब इस सिस्टम को जो है प्रोलॉन्ग किया जाएगा और ये कोई 10 साल सिस्टम ये चलेगा? अगर तो मीशत इसी तरह रही और ये बेरोजगारी बढ़ती रही, महंगाई का एक और नेला आ गया और इनसे संभाला ना गया, ना ये एक धेला कहीं से ला सके हैं, ना मौजूदा बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान के अंदर जो है वो तैयार है इनके होते हुए कोई इन्वेस्टमेंट करने की। आप देख लें जो हमारी ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, वो 12 से 13% से एक एक आयोटा नहीं हिली किसी तरफ। तम, मेरी बात सुन लें एक मिनट, मेरी बात सुन लें। तो ये अगर इकोनॉमी इसी तरह ही रही जो कि पिछले 3-4 साल में रही है, तो फिर जो एक दूसरे को दिलासा दे रहे हैं ना, ये दिलासे मैंने इनका मैंने ही नहीं रहेगा, ना देने वाले का ना लेने वाले का। फरवरी का लोग कहते हैं इलेक्शन 8 तारीख को था, 8 तारीख को तो था ही नहीं। वो तो रात 12 बजे के बाद जब 9 तारीख हो गई थी, इलेक्शन तो तब हुआ है जब सब लोग सोए हुए, जब सब लोग सोए हुए थे अपनी टीवी देख देख के। तो जिनको नींद आ गई, सुबह उठ के आंखें मलते मलते उन्होंने देखा तो सारा रिजल्ट रिवर्स था। अच्छा दानियल साहब, आपको क्या आप भी सोते रह गए? आपको क्या ऑफर नहीं हुई फॉर्म 47 के तहत? आप भी जीत सकते थे। आपके भी जाहिर है कि मुक्तदिर हलकों से अच्छे ताल्लुकात माजी में रहे हैं। नहीं नहीं, मैं तो जेल में था जी, मुझे अरेस्ट कर लिया गया था
और मेरे घर वालों को भी अरेस्ट कर लिया गया था। मेरा 21 साल का बेटा कॉलेज पढ़ता है, उसको भी अरेस्ट कर लिया। तो हम सारे एक ही जगह बंद थे। तो जब तक से वो वक्त नहीं गुजर गया जिसमें हम दरखास्त दे सकते थे रिकाउंट की, उस वक्त से हमें छोड़ा नहीं गया। और जो बिल्कुल ट्रम्प अप केस है, मेरी फैमिली के ऊपर और बेटे के ऊपर तो कोई केस बना ही नहीं। उनको तो वैसे ही उठा के ले आए, यानी हफ्ते पे जा में उनको रखा था। तो मुझे जो है उन्होंने एक घटिया सा केस बनाया। मैं भी उससे 2 महीने पहले बरी हुआ बाइज्जत कोर्ट के जरिए। तो ये फिर रिजल्ट, मैं 20,000 की लीड से जीत रहा था। तो जब मुझे अरेस्ट कर लिया, ले गए रात तक। तो उसके बाद सुबह उठे तो पता चला मैं 20,000 से हार रहा हूँ। फाइनली जब उन्होंने फाइनल रिपोर्ट बताया तो मुझे तीसरे नंबर पे ले आए। तो बहुत सारे फॉर्म 45 और फॉर्म 47 हमने कंपेयर किए। उसमें आप हैरान होंगी, ऐसे भी है जिनमें इन्होंने मेरे वोट काट के नून लीग को तो दिए ही दिए, लेकिन पीटीआई को भी दिए, ताकि मैं तीसरे नंबर पे नजर आऊं। क्योंकि माशाल्लाह जो जो मेरे खिलाफ नून लीग की टिकट से लड़ रहे थे, उनके रिश्तेदार थे एक बहुत बहुत बड़े ओहदे पे। अच्छा, अच्छा, तो ये आपके हलके में भी ये वाला जो सीन है वो हुआ है। अच्छा, दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ और हनीफ अब्बासी साहब की जो लड़ाई आप देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ख्वाजा साहब किसकी साइड पर हैं? ये ग्रुप बंदी कहाँ से हो रही है? और हनीफ अब्बासी साहब किसकी साइड से पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं? नून लीग में चीजें कोई मैंने नहीं रखती, वहां एक ही डिसीजन मेकर है, उसका नाम नवाज शरीफ। नहीं, नवाज शरीफ तो अब माइनस हो चुके हैं ना, अब तो वो किसी खाते में ही नहीं है। भाई वजीर आजम बन गए, बेटी वजीर आला बन गई, तो अब उनको कौन पूछता है? तो उनको तो सियासत से माइनस कर दिया गया है। आम फहम बात तो ये है। तो वो तो चौकीदारा के लिए बैठाए हुए हैं साहब। वो किस लिए बैठे हुए हैं, जिनको डिप्टी पीएम कहते हैं आप? हम्म। वो ओहदा किस लिए दिया हुआ है? और जो ये बाकी उनकी अपनी बेटी है, आप जाके तस्वीरें देखें लाहौर में, हर चीज के ऊपर ये जितने इश्तेहार आते हैं, आपने कभी देखी है में शहबाज शरीफ की तस्वीर? हम्म। नवाज शरीफ की होती है ना। हम्म। तो फिर आप मतलब आपको माशाल्लाह आप काफी बाशऊर है, आप हम्म। तो ये सारे इशारे समझ। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो अभी ये हाइब्रिड सिस्टम है, ये हाइब्रिड सिस्टम अच्छा है या मार्शल लॉ अच्छा है? क्योंकि आपका तो एक्सपीरियंस मार्शल लॉ का भी रहा है। तो ये हाइब्रिड सिस्टम एक्सेप्टेबल है या मार्शल लॉ एक्सेप्टेबल है, या आप डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं? क्योंकि आप तो इलेक्टेड, जाहिर है कि आप तो अवामी नुमाइंदगी करते हैं, तो जमहूरियत पसंद है। क्या आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान के लिए कौन सा सिस्टम अच्छा है? मैं तो समझता हूँ जी कि जमहूरी सिस्टम ही बेस्ट है, और इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। अनफॉर्चुनेटली जब जमहूरी सिस्टम आता है तो जो हमारी सो कॉल्ड सियासी जमातें हैं, असल में ये इंतजामिया की बनाई हुई। पीटीआई भी, नून लीग भी, और अब पीपल्स पार्टी भी इंतजामिया की जमात है। हम्म। और ये जो इंतजामिया की बनाई हुई जमातें हैं, इनसे अगर आप तवक्को रखें कि ये बहुत जमहूरी अंदाज अपनाएंगे, इनको फिर जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो बजरिया इंतजामिया है। तो इसमें ये बेसिकली अब पीडी पाल स्कीम है। यानी आप देखें, पीपल्स पार्टी के बारे में कहते थे पीपीपी, यानी प्यो पुत्र थे फुफी। तो अब तो पीटीआई भी वो बन चुकी है, उधर भी प्यो पुत्र थे फुफी आ गए। तो ये जो मतलब बराए नाम मारूसी सियासत की बात करते हैं, असल में तो ये अगली नस्ल की तैयारियां कर रहे हैं सारे। अगर कोई सादा पैदा हो जाए तो हमें उनको भी सलाम करनी पड़ेगी। अच्छा, दूसरी तरफ ये बात हो रही है एक्सटेंशन के हवाले से। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि पहले तो वो कहते थे कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन 2027 तक कर दी गई है, और वो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि 2027 तो क्या, उनको 2030 2032 तक रहना चाहिए। क्या कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब तो एक्सटेंशन पर यकीन नहीं रखते थे, तो अब 2030 32 तक वो क्यों एग्री हो जाएंगे? ये सब इसलिए एग्री हो जाएंगे जी, क्योंकि बुनियादी तौर पर इनके पास वोट नहीं रहे। लोग नून लीग से हट गए हैं पंजाब में, खास तौर पर लाहौर से। और इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया। कभी उनको हवा में ट्रेन चला के दिखाते हैं, जैसे मदारी नहीं है, मुख्तलिफ सर्कस में ये चीजें करते हैं। कोई मुंह में आग डाल रहा है, कोई सर जो है वो शेर के मुंह में डाल रहा है, कुछ तरह की चीजें। तो इन्होंने हर करतब हर चीज कोशिश की है कि किसी तरह लोगों को बरगला रहे। ये सब पुराने तर्ज की सियासत है, जो 80s की पॉलिटिक्स है, कि आप कोई ना कोई डेवलपमेंट कर दें और उसके बदले वोट मिल जाए, कोई खंबा लगा दें, कोई गली नाली बना दें, कोई सड़क बना दें। लेकिन ये बेशतर अब बन चुकी हैं। अब ये सियासत रही नहीं। पाकिस्तान की सियासत फरवरी में तब्दील हो गई थी। लोग ज्यादा चीजें मांगते हैं, शफाफियत मांगते हैं, शराकत मांगते हैं।
लोग जमहूरी अंदाज मांगते हैं, लोग मांगते हैं कि हमें मुस्तकबिल का कोई रास्ता में विजन हो, ना सिर्फ ये कि हम मंगते बन के आपसे जो है ना ये गली नाली मांगते हैं। तो इस हिस्से में पाकिस्तान का वोटर जो है वो तब्दील हो चुका है और इनके पास कोई नया खेल नहीं है उनको दिखाने के लिए। तो अब ये बैसाखी के ऊपर वापस लटक गए हैं जहां से ये निकले थे। ये बैसाखी की ही पैदावार थे, अब फिर वो लटक गए बैसाखी के साथ। ये बराए नाम था सारा नारा, वोट को इज्जत दो और ये चीज़, वोट तो रहा कोई नहीं, अब इज्जत किसको दें? तो ये मसला बना हुआ है। इसलिए ये कहते हैं कि जी इन्हीं को चलाएं। 2030 क्या है जी, 2070 तक चला लें, बड़ी अच्छी बात है। दानियाल अजीज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने मुझे वक्त दिया है। आज का वीलॉग का फीडबैक जरूर दीजिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगले वीलॉग का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।